गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का भूगोल के ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इसके अंतर्गत जो पाठ संख्या 3 अपना चल रहा था, जिसके 4 पार्ट आपको करवा दिए गए हैं और यह आपका पार्ट 5 है। पार्ट नंबर कौन सा है आपका? 5वां पार्ट है। तो ये लेसन आपका है, अध्याय 3 है, जनसंख्या संगठन, और इसका पार्ट हम 5 की बात करेंगे आज। पार्ट 5, और इसमें आप थोड़ा सा विस्तार से देख लें। इसे 5वें पार्ट के अंतर्गत आपको विस्तार से देखना है। देखो, अध्याय आपका है 3, जनसंख्या संगठन, और ये मानचित्र पर आधारित है, अवधारणा का है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ दोबारा से आपको। इसमें देखो, यहाँ देखो, पहले तो है 0 से 14 आयु वर्ग का। 0 से 14 आयु वर्ग का इसको क्या कहा जाएगा? आश्रित वर्ग कहेंगे। 15 से लेकर के 59 जो आयु वर्ग का है, इसको हम क्रियाशील जनसंख्या कहेंगे। 0 से 14 आयु वर्ग है, इसको क्या कहेंगे? आश्रित वर्ग कहेंगे। और 0 से 14 आश्रित आया था क्योंकि 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या अन्य जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। तो ये 0 से 14 वर्ष का जो है आयु वर्ग या आश्रित आयु वर्ग है। 15 से लेकर के 59 वर्ष का जो आया था उसको हम कह रहे थे कार्यशील, और 59 से या 60 वर्ष से अधिक जो है उसको हम वर्ध जनसंख्या। इसके अंतर्गत आप ये देखेंगे, ये जो 0 से 14 आयु वर्ग का है ये भी आश्रित है, और जो 60 से अधिक आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, ये दोनों के दोनों ही क्या है? आश्रित जनसंख्या हैं। ये दोनों ही वर्ग हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आएंगे। आयु लिंग संरचना का विवरण जनसंख्या पिरामिड से मिलता है। आयु लिंग संरचना का जो विवरण है वो किससे मिलेगा? जनसंख्या पिरामिड से। अब देखो, ये जनसंख्या पिरामिड कौन कौन से हैं? आयु संरचना, इसमें देखेंगे आप आयु संरचना, जनसंख्या संगठन, इधर आपकी साक्षरता है, इधर लिंग संगठन है, और व्यावसायिक संरचना है। और जनसंख्या की जो संगठन है, इस जनसंख्या के संगठन को हमने अलग अलग विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया था। पहले भी हमने इसको पढ़ा था कि जो जनसंख्या संगठन है, यानी जनसंख्या को अलग अलग विशेषताओं के आधार पर विभाजित करना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब देखो, इसमें एक तो आयु संरचना के आधार पर तो ये हो गया। आयु संरचना के आधार पर जो जनसंख्या संगठन है इसकी हमने बात कर ली है। ये आयु संरचना के आधार पर तो ये जनसंख्या संगठन है, पहले हमने पढ़ लिया है इसको पूरा। रिवीजन देख लें आप थोड़ा सा। इसके बाद में देखो, लिंग संगठन के आधार पर यह है। लिंग संगठन में क्या है? अनुसंधान व वैचारिक विकास से जुड़े हुए कार्य चतुर्थ क्रियाओं में आते हैं। ये लिंग संगठन से हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। इसकी परिभाषा आ गई थी। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात है वो 990 स्त्रियाँ 2003 के आधार पर। और जो विश्व में लेटविया है, लेटविया का उच्चतम लिंगानुपात है वो कितना है? 1187 है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का है, और वो कितना है? 468। ये प्रति 1000 पर है। वैसे जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। ये मतलब क्या होता है? लिंग संगठन होता है। ये हो गया था। साक्षरता की परिभाषा हमने पढ़ी थी। भारत में साक्षरता किसे कहते हैं? कि 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ लिख सकता है तथा अंकगणितीय परिकलन की योग्यता रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए, और उसको क्या आना चाहिए? पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसके साथ साथ अंकगणितीय परिकलन की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। इनको आपको नोट्सों में उतारना नहीं है, केवल आपको देखना है ये वीडियो।
पाठ का सारांश आपको देखना है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि साक्षरता जो है वो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की क्या होती है, सूचक होती है। और नेक्स्ट देखेंगे व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत हमने देखा था कि जो प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग, विकासशील देशों में 4 प्रकार की व्यावसायिक संरचना हमने पढ़ी थी। जो कार्यशील जनसंख्या है, इस कार्यशील जनसंख्या में व्यावसायिक जो संरचना है वो 4 प्रकार के व्यवसायों में लोग संलग्न हैं। विश्व में 4 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां पाई जाती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ और पंचम। तो हमने पहले पढ़ा था कि प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों के जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, और जो विकसित देश हैं, इन विकसित देशों के जो लोग हैं वो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में ये ज़्यादातर अपने को संलग्न मिलते हैं। आगे देखो, तो ये हो गया था अपना। इसके बाद में था विकसित देशों में जो अधिकांश जनसंख्या है वो द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ और पंचम। विकसित देशों में अधिकांश जो जनसंख्या है वो अपने को किस में मिलेगी, या तो द्वितीयक में या तृतीयक क्रियाकलापों में, द्वितीयक क्रियाकलापों में या तृतीयक क्रियाकलापों में या चतुर्थ क्रियाकलापों में या पंचम क्रियाकलापों में। और इनमें से इस दूसरे को छोड़ करके ये जो 3 क्रियाकलाप थे इनको हम क्या कहते हैं, सेवा सेक्टर कहते हैं। इन क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, सेवा सेक्टर कहा जाता है। सेवा सेक्टर क्यों कहा जाता है, इसका भी हमने पढ़ा था, क्योंकि ये 3 क्रियाकलाप ऐसे हैं कि इन क्रियाकलापों में सेवा के बदले केवल भुगतान प्राप्त किया जाता है। व्यक्ति से न किसी प्रकार की कोई वस्तु ली जाती है और न ही उसको बदले में कुछ दिया जाता है, केवल उसको सेवा दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम जो क्रियाकलाप हैं इनको क्या कहा जाता है, सेवा सेक्टर कहा जाता है। और जो विकसित देश हैं, इन विकसित देशों के जो लोग होते हैं वो तृतीयक, चतुर्थ और पंचम यानी सेवा सेक्टर में इनकी जनसंख्या ज़्यादा कार्यशील होती है, और जो विकासशील और जो अल्प विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या है वो ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अब देखो थोड़ा सा पाठ एक नज़र में, यानी पाठ को मैं आपको थोड़ा से जो आपके अध्ययन बिंदु हैं इनको मैं और समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे लिंगानुपात से हमारा जो तात्पर्य है, लिंगानुपात से हमारा तात्पर्य पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात से है। ये हमने पढ़ लिया था कि लिंगानुपात का मतलब क्या है, पुरुष और स्त्री की संख्याओं के बीच में अनुपात। और ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कहीं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है, तो कहीं प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है वो प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे विकसित देशों में महिलाओं में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में होता है, जबकि जो विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों का जो लिंगानुपात होता है वो विकासशील तथा विकसित देशों में ये पुरुषों के पक्ष में है। देखिए पहला आपको क्या बताया, विकसित देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में होता है। जो विकसित देश हैं वहाँ महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी होने के कारण लिंगानुपात उनके पक्ष में होगा, यानी विकसित देशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की बजाय अधिक होती है। और विकासशील तथा विकसित देशों की जगह यहाँ कर लेंगे, यहाँ जो विकसित शब्द दिया है इसकी जगह हो जाएगा अल्प विकसित। विकासशील और जो अल्प विकसित देश हैं, कौन से देश हैं, अल्प विकसित। यहाँ आप पढ़ेंगे कौन सा, अल्प विकसित। तो विकासशील और जो अल्प विकसित देश हैं इनमें ये जो लिंगानुपात होता है ये पुरुषों के पक्ष में होता है अल्प विकसित देशों में। और इसकी बात भी हमने कर ली थी कि विकासशील और जो अल्प विकसित देश हैं इनमें लिंगानुपात क्या होता है, कम होता है। सही। आगे देखो, आगे वाला पॉइंट आपका, कुछ देशों में लिंग अनुपात है वो प्रति 1000, कुछ देशों में जो लिंग अनुपात है ये प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों
की संख्या के रूप में परिकलित किया जाता है, जबकि भारत में आपको ध्यान देना है यहाँ किसमें, भारत में जो लिंगानुपात है कैसे ज्ञात किया जाता है, भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में परिकलित किया जाता है। आयु संरचना आगे देखेंगे। आयु संरचना में देखो क्या है, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। और अभी विभिन्न आयु वर्ग हमने देखे ही थे, 3 प्रकार के आयु वर्ग हैं। एक तो 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग है, एक आपका 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग है, और एक 60 से ऊपर का है। 60 से ऊपर का जो आयु वर्ग है इसको मतलब क्या कहा जाता है, ये तो वर्ध जनसंख्या है, ये कार्यशील जनसंख्या है, और ये कौन सी है, बाल जनसंख्या है, बच्चों वाली जनसंख्या है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में, अलग अलग आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। विकास योजनाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास योजनाएं बनाते समय ये देखा जाता है कि किसी देश की जो जनसंख्या है कौन से आयु वर्गों में ज़्यादा है, जैसे बाल आयु वर्गों में जनसंख्या ज़्यादा है, इसका मतलब उस देश में विकास योजनाएं हैं वो बच्चों के पक्ष में बनाई जाएंगी, और उनका आर्थिक जो व्यय है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। विकास योजनाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद में है 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। 15 से लेकर के 59 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है इसको कार्यशील जनसंख्या कहेंगे, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या को वृद्ध जनसंख्या की श्रेणी में आता है। और अगर 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है, आश्रित जनसंख्या। तो आश्रित जनसंख्या में कौन कौन से होंगे, आश्रित जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग है, ये भी आश्रित जनसंख्या है, और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जो जनसंख्या है ये भी क्या कहलाएगी, आश्रित जनसंख्या कहलाएगी। और 15 से लेकर के 59 आयु वर्ग की जनसंख्या को क्या कहा जाता है, कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। तो ये आयु लिंग संरचना के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण है। इसके बाद में देखेंगे आयु लिंग पिरामिड, हमने पढ़ा था आयु और लिंग के आधार पर जो पिरामिड बनाए जाते हैं उनको जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। और ये आयु लिंग पिरामिड हैं वो 3 प्रकार के आए थे, एक तो विस्तारित होती जनसंख्या का था, एक स्थिर जनसंख्या का था, और एक ह्रासमान जनसंख्या का था। इसमें भी आपको देखना है कि विस्तारित होती जनसंख्या का जो आयु लिंग पिरामिड था ये किसका था, नाइजीरिया का। विस्तारित होती जनसंख्या का आयु लिंग पिरामिड है वो किसका था, नाइजीरिया का था। नाइजीरिया का जो पिरामिड था ये विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड था। यहाँ आएगा आपका नाइजीरिया का। विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड था वो किसका था, नाइजीरिया का था। इसी के साथ स्थिर जनसंख्या का पिरामिड आया था, और स्थिर जनसंख्या का पिरामिड किसका आया था, ऑस्ट्रेलिया का आया था। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड किसका आया था, ऑस्ट्रेलिया का। और इसी के साथ में जो ह्रासमान जनसंख्या थी, और ये किसका था, ये जापान का था। ह्रासमान जनसंख्या वाला पिरामिड था वो किसका था, जापान का था। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के पिरामिड पढ़े थे। एक विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड पढ़ा था, एक स्थिर जनसंख्या का पिरामिड पढ़ा था, और एक ह्रासमान का मतलब कमी। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती हैं, निम्न होती हैं। तो एक ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड भी हमने पढ़ा था। इसके बाद में देखो आगे हमने पढ़ा था निवास स्थान के आधार पर जो जनसंख्या है, निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या का नगरीय और ग्रामीण विभाजन क्या कहलाता है, ग्रामीण नगरीय संयोजन कहलाता है। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या का नगरीय और ग्रामीण में विभाजन करना है वो ग्रामीण नगरीय संयोजन कहलाता है। वह व्यक्ति, ये भारत में साक्षरता की परिभाषा पढ़ी थी, वह व्यक्ति जो कि अपने रोज के जीवन में एक सरल वाक्य समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, और आर्थिक विकास पढ़ सकता है, गणितीय समझ रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। आर्थिक विकास है वो साक्षरता का कारण भी है और परिणाम भी है। आर्थिक विकास जो है वो साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों है। फिर है आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सक्रिय जनसंख्या के अनुपात का वितरण, व्यावसायिक संरचना। ध्यान देंगे आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन सी जनसंख्या का वितरण किया गया है, सक्रिय जनसंख्या का वितरण किया जाता है। यानी जो कार्यशील जनसंख्या है, इस कार्यशील जनसंख्या
के आधार पर ही जनसंख्या को अलग अलग व्यवसायों में बांटा गया है। इसमें आप देखेंगे सभी आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में, बाकी हैं कितनी, ये 5 हैं, 5वां आपका वर्ग और है, इसमें ध्यान रखेंगे। सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। 5 प्रकार की क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो इनको 5 भागों में आर्थिक क्रियाओं में बांटा गया है। इसमें यहाँ आपकी 4 ही दी गई हैं, बाकी आपको ध्यान रखना है कितनी है, ये 5 हैं। कितनी आर्थिक क्रियाएं हैं, ये 5 आर्थिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक हो गई, द्वितीयक हो गई, तृतीयक हो गई, चतुर्थ और एक कौन सी है, पंचम। पंचम के एग्जाम्पल भी हमने पढ़े थे, परामर्शदाता है, नीति निर्धारक हैं, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो अविकसित देश हैं और विकासशील, यानी अल्प विकसित कह दो या अविकसित कह दो, इनमें अधिकतर जो जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्यकलापों में संलग्न होती है, जबकि विकसित जो देश होते हैं, इन विकसित देशों में जो जनसंख्या है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में संलग्न होती है। तो ये इसका एक पार्ट का आपका क्या था, सारांश था। इसके बाद में आप इनके प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न उत्तरों में आप देखेंगे 1 अंक वाले या अति लघु प्रश्नोत्तर। अति लघु प्रश्नोत्तरों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात किस देश का है और इसका एक प्रमुख कारण। तो सबसे कम जो लिंगानुपात वाला देश है वो लेटविया। उस वीडियो में हमने एक उत्तर देखा था, वो गलत टिक लग गया है नीचे वाले पर। उसका आंसर क्या आएगा आपका, वहाँ जो कार्यशील पुरुष हैं उन कार्यशील पुरुषों का प्रवास दे रखा है, उत्प्रवास नहीं दे रखा है। तो जो मैंने चौथा वीडियो डाला था ना, पार्ट 4, उसमें पहला क्वेश्चन जो आपको करवाया था उसका आंसर वहाँ गलत है, उसको पुनः देखेंगे दोबारा से। विश्व में पहला प्रश्न देखो, विश्व में निम्नतम लिंगानुपात किस देश का है और इसका एक प्रमुख कारण बताओ। तो यहाँ चयनित प्रवास ये आ गया ना, यहाँ कारण क्या है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, या प्रवास का मतलब है आप्रवास से। कार्यशील जनसंख्या पुरुष जो हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में ज़्यादातर खाड़ी देश हैं, और मतलब रोज़गार के लिए पुरुष जो हैं वो इस देश में ज़्यादा प्रवास करते हैं रोज़गार के लिए। तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित क्या हुआ है, वहाँ प्रवास हुआ। प्रवास का मतलब UAE संयुक्त अरब अमीरात में कार्यशील पुरुषों की संख्या ज़्यादा जा कर के वहाँ रहने लग गई है रोज़गार के लिए, अपनी आर्थिक क्रिया के लिए, इसलिए अनुपात में महिलाओं की संख्या कम हो गई है। तो ये जो आंसर है आपका, उसमें कै ऑप्शन दे रखा है, तो आप वहाँ कै कर लेना, कै ऑप्शन दे रखा है वहाँ, कै सही होगा। पार्ट संख्या 4 जो करवाया था उसमें मैंने एक प्रश्न करवाया था, उसमें अपन ने चौथा ऑप्शन सही कर लिया था, वो गलत है। इसमें पहला ऑप्शन ही आप वहाँ सही करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात है वो न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश है, और इसकी कितनी है, जनसंख्या कितनी है, इसमें भी आप ध्यान में देंगे। देखो संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कितना है, 468,000। इसका मतलब क्या है, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 468 ही है। और पुरुषों की संख्या ज़्यादा होने का कारण क्या है कि यहाँ अन्य देशों से जो कार्यशील पुरुष हैं वो इस संयुक्त अरब अमीरात में आकर के अपना रोजगार करते हैं, इसलिए स्त्रियों की संख्या यहाँ कम है और पुरुषों की संख्या अधिक है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है आपका, विश्व के अधिकांश विकसित देशों में जनसंख्या में बच्चों का अनुपात लगातार घट रहा है, इसका कारण क्या है। कौन से देशों में, अधिकांश विकसित देशों में जनसंख्या में बच्चों का अनुपात क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है जन्म दर में लगातार ह्रास होना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो विकसित देश हैं, इन विकसित देशों की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती हैं, कम होती हैं। फिर भी मृत्यु दर में तो क्या आई है, कमी आई है, लेकिन उससे ज़्यादा कमी किस में आ गई है, जन्म दर में कमी आ गई है। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है आपका, विश्व में, तीसरा प्रश्न देखो, विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से देश का है, यह है लेटविया का। कितना है, 1187। लेटविया का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 1187 है प्रति 1000, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 1187 है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है कि आयु संरचना को जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक क्यों माना जाता है।
आयु संरचना हमने पढ़ी थी, 3 आयु वर्गों में जनसंख्या को हमने बांटा था और इसमें है कि आयु संरचना को जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक क्यों माना जाता है। इसका आपका उत्तर नीचे दिया गया है कि जनसंख्या अनुमान के लिए, अभी हमने पहले भी बात की थी कि जो 3 आयु वर्ग हैं 0 से 14 वाला, फिर एक आपका 15 से 59 है और एक 60 से अधिक आयु के जो लोग हैं, ये 3 आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या के समूह बनाए गए हैं। तो 0 से 14 को तो हम बाल आयु वर्ग कहेंगे, 15 से 59 है इसको हम कार्यशील जनसंख्या कहेंगे और 60 से ऊपर की जो जनसंख्या है इसको हम वृद्ध जनसंख्या कहेंगे। और जो बाल जनसंख्या है और वृद्ध जनसंख्या है ये दोनों ही क्या होती हैं, आश्रित जनसंख्या होती हैं। किस पर आश्रित होती हैं ये, कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होती हैं। किस किस के लिए आश्रित होती हैं, ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, अपने मतलब किसी भी प्रकार का जो छोटे बच्चे हैं शिक्षा के लिए, पालन पोषण के लिए, इन सब के लिए कार्यशील जनसंख्या पर क्या होते हैं, ये आश्रित होते हैं। यहाँ क्या दिया गया, जनसंख्या अनुमान के लिए विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या जानने के लिए तथा भविष्य में योजना प्रक्रिया में मदद के लिए आयु संरचना का अध्ययन करना क्या है, आवश्यक है। फिर देखो राष्ट्रमान जनसंख्या पिरामिड की प्रमुख विशेषता क्या है, ये हमने पढ़ लिया था। और किसका था ये, राष्ट्रमान जनसंख्या पिरामिड जापान का था। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, निम्न है। अब देखो मैं आपको केवल उन्हीं प्रश्नों के बारे में जिक्र करूंगा जो अपने सिलेबस में नहीं आए थे, यानी पढ़ाते समय जिसके बारे में हमने जिक्र नहीं की थी। इसके बाद में आप उत्तर स्वयं देखते जाएंगे और इनको अपने नोटबुक में कर लेंगे। 6वां प्रश्न देखिए, विस्तारित होती जनसंख्या की पिरामिड की प्रमुख विशेषता हमने लिख ली थी, उच्च जन्म दर, और जिसके कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। नाइजीरिया का और एग्जाम्पल और है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश और मैक्सिको, यहाँ के जो पिरामिड हैं ये क्या हैं, विस्तारित जनसंख्या के पिरामिड हैं। इसके बाद में देखो वर्ध होती जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। वर्ध होती जनसंख्या के बारे में क्या तात्पर्य है कि उच्च आयु वर्गों की जनसंख्या बढ़ना ही क्या कहलाता है, वर्ध होती जनसंख्या कहलाता है। इसका कारण क्या है था, ये ज़्यादातर कौन से देशों में है, विकसित देशों में है। और इसमें विकसित देशों में उच्च जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छा सुधार होने के कारण, उच्चतर स्वास्थ्य सेवाएं होने के कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। जन्म दर कम है ही विकसित देशों की, इसलिए उच्च आयु वर्गों में जनसंख्या बढ़ी है। इसी को वर्ध होती जनसंख्या कहा जाता है। आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या संरचना पिरामिड से क्या अभिप्राय है, इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली थी। लिंगानुपात क्या है, इसका सूत्र, और लिंगानुपात किसे कहते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। लिंगानुपात का सूत्र क्या है, लिंगानुपात के 2 सूत्र हमने पढ़े थे। एक प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, और एक आपका है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। और अन्य देशों में हमारे यहाँ क्या किया जाता है, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर किसकी संख्या, स्त्रियों की संख्या। ये भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है। विश्व के कितने देशों में लिंगानुपात अनुकूल है और कितने देशों में प्रतिकूल है, तो भी हमने देखा था कि विश्व के जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में चयनित जो देश हैं उनमें 139 देश ऐसे हैं जहां का लिंगानुपात क्या है, अनुकूल है, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, और 72 देश ऐसे हैं जहां का लिंगानुपात क्या है, प्रतिकूल है। यूरोप के कुछ देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में क्यों पाया जाता है, और यूरोप के जो कुछ देश हैं, अभी हमने पढ़ा था जो विकसित देश हैं, इन विकसित देशों में, यूरोप के कुछ देशों में महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या होता है, बेहतरीन होता है, तो उनको सामाजिक हानि सहन नहीं करनी पड़ती है। पुरुष जनसंख्या का क्या हो गया है, वहाँ से उत्प्रवास हो गया है, और इसी वजह से जो विकसित देश हैं या यूरोप के कुछ देश हैं, इनमें लिंगानुपात क्या पाया जाता है, स्त्रियों के पक्ष में पाया जाता है। विश्व का औसत लिंगानुपात संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार तो कितना है, 102 प्रति 1000 पुरुषों पर है। विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है, 102 है। इसके बाद में 3 अंक वाले प्रश्न हैं आपके, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली है जनसंख्या संगठन की, और इससे आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा भी हमने पढ़ ली है। इसके बाद में
आपका जो है विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो विभिन्न वर्गों में आयु लिंग में आयु और लिंग संरचना में उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? इन उत्तरदायी कारकों को देखेंगे। एक जन्म दर और मृत्यु दर आयु लिंग संरचना में, और इसके बारे में हमने पढ़ा है कि विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन, पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक और समाज में स्त्रियों को गौण समझा जाता है। प्रवास के कारण ग्रामीण और नगरीय जीवन और सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये क्या है? विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन उत्पन्न करने वाले कारक हैं। कौन कौन से? जन्म दर, मृत्यु दर, और इसके साथ में आपका एक कौन सा हो गया? प्रवास हो गया, एक आपका ग्रामीण नगरीय जीवन हो गया, और एक सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। कैसे? ये भी हमने खूब पढ़ लिया है कि जो साक्षरता है वो किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का क्या होती है? सूचक होती है। तो साक्षरता दर है वो किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। साक्षरता जो है वो किसी भी देश की जनसंख्या का क्या है? जनसंख्या का कौन सा पहलू है? गुणात्मक पहलू है। और किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है। साक्षरता को निम्नलिखित कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आर्थिक स्तर साक्षरता को प्रभावित करने वाला कारक है। नगरीकरण, ये भी साक्षरता को प्रभावित करने वाला कारक है। इसके बाद में आप देखेंगे महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये भी साक्षरता को क्या है? प्रभावित करने वाला कारक है। 16वां प्रश्न है आपका प्रतिकूल लिंग अनुपात तथा अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिकूल लिंगानुपात किसको कहेंगे? प्रतिकूल लिंगानुपात में आता है कि जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है, वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थिति होती हैं, और लिंगानुपात वहाँ का क्या पाया जाता है? प्रतिकूल लिंगानुपात पाया जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या था? स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, ये लिंगानुपात के प्रतिकूल होने के कारक हैं। और इसी के साथ हमने पढ़ा था कि विश्व में कितने देश हैं? 72 देश जो हैं वो प्रतिकूल लिंगानुपात की श्रेणी में आते हैं। कितने देश हैं? 72 देश जो हैं वो प्रतिकूल लिंगानुपात की श्रेणी में आते हैं। अनुकूल लिंगानुपात, अनुकूल लिंगानुपात में हमने पढ़ा था कि जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा। जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होगी उसको मतलब अनुकूल लिंगानुपात कहा जाता है। वहाँ स्त्रियाँ निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में हैं। और ये ज़्यादातर जो विकसित देश हैं, इन विकसित देशों का अनुपात जो लिंगानुपात है वो अनुकूल पाया जाता है। कारण क्या है? स्त्री शिक्षा, रोजगार और इनके जीवन विकास की अनुकूल दशाएं तथा सरकारी नीतियां स्त्रियों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती हैं। और विश्व में कितने देश हैं? 139 देश हैं जो अनुकूल लिंगानुपात की श्रेणी में आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक संरचना के विभिन्न खंडों में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का एक अच्छा सूचक है। व्यावसायिक संरचना के आधार पर, और ये हमने बात की थी कि जो विकसित देश हैं, इन विकसित देशों की जो जनसंख्या है, ये विकसित देशों की जो जनसंख्या ज़्यादातर सेवा सेक्टर में कार्यरत होती है, और सेवा सेक्टर में आर्थिक लाभ ज़्यादा होता है। तो आर्थिक लाभ ज़्यादा होने के कारण उनका आर्थिक स्तर क्या होगा? अच्छा होगा। जो अविकसित या विकासशील देश हैं उनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। प्राथमिक क्रियाकलापों में आर्थिक जो आय होती है वो कम होती है, और आर्थिक आय कम होने के कारण यहाँ का आर्थिक स्तर क्या होता है? निम्न होता है। और इसमें आप देख लेंगे कौन कौन से हैं। ये बात हमने पढ़ ली थी। इसके साथ में देखेंगे केवल उद्योग और अवसंरचना से युक्त, उद्योग और अवसंरचना से युक्त, उद्योग और अवसंरचना से युक्त विकसित अर्थव्यवस्था में ही द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ सेक्टरों में अधिक कर्मी समायोजित हो सकते हैं।
यदि अर्थव्यवस्था अविकसित या आदिम अवस्था में है तो प्राथमिक क्रियाकलापों में लोग ज़्यादा संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों में मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है और आर्थिक आय कम होती है। फिर देखो एक आपको प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न में आपको देखो ये पिरामिड दिया गया है, किसका है ये जो पिरामिड दिया गया कुल जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया। इस प्रकार से नाइजीरिया का पिरामिड हमने पढ़ा था और इस उपयुक्त चित्र के आधार पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्तर आपके नीचे दे रखे हैं। पहला प्रश्न है इस पिरामिड को किस प्रकार का पिरामिड कहते हैं। तो देखो ये किस प्रकार का पिरामिड है, ये विस्तृत जनसंख्या का पिरामिड है। और विस्तृत जनसंख्या का पिरामिड क्यों है, यहाँ आप देखेंगे देखो ये उच्च आयु वर्ग हैं, ये क्या हैं उच्च आयु वर्ग हैं इतने, तो उच्च आयु वर्गों में जनसंख्या कम है। इसके बाद में देखो ये निम्न आयु वर्ग हैं और इन निम्न आयु वर्गों में जनसंख्या क्या है ज़्यादा है। इसका मतलब जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आधार जिसका क्या होता है चौड़ा होता है और शीर्ष बिल्कुल उसका सकरा होगा, यानी त्रिभुजाकार पिरामिड बनेगा। ये किस प्रकार का पिरामिड बनेगा, त्रिभुजाकार पिरामिड बनेगा। और इस प्रकार से एक त्रिभुज की आकृति बनती है, इसको मतलब क्या कहा जाता है, विस्तृत जनसंख्या का पिरामिड कहा जाता है। और किसका आया था ये, नाइजीरिया का। विस्तृत जनसंख्या पिरामिड हमने किसका पढ़ा था, नाइजीरिया का पढ़ा था। दूसरा देखो इसका, इस पिरामिड में किस आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है और क्यों। तो इसमें आप देखेंगे देखो 0 से 4, यहाँ देखेंगे 0 से 4 नीचे है ना, ये 0 से 4 वाला ग्राफ आपको अधिक दिखाई दे रहा है। तो 0 से 4 वाला ये वाला जो ग्राफ है ये आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, इसको देख लो पुनः। यहाँ 0 से 4 वाले में देखो जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, इधर पुरुष हैं वो 12 हैं, 12% हैं, इधर स्त्रियां भी लगभग 11% के समथिंग हैं। तो 0 से 4 वाला जो स्तंभ है, क्षैतिज स्तंभ है, ये आपको चौड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसमें जनसंख्या ज़्यादा है। ऊपर वाले आयु वर्गों में जनसंख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर देखो इसके बाद में इसका अगला आपका प्रश्न पूछा गया, ये पिरामिड किस प्रकार के देशों की जनसंख्या का प्रतिरूप है। तो देखो विस्तारित होती हुई जनसंख्या का तो ये पूछा गया कि ये पिरामिड किस प्रकार की देश हैं। ये विस्तारित जनसंख्या होंगे या तो अल्प विकसित या विकासशील। अल्प विकसित देशों का है ये। विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड कौन से देशों का है, अल्प विकसित का। और इसमें कौन से आपके आगे, बांग्लादेश आ गया, मैक्सिको आ गया और नाइजीरिया आ गया। इसके बाद में तीसरा देखो ये आपको दिखाया गया है, ये हमने पढ़ा था जो पिरामिड है, ये पिरामिड आपको दिखाया गया है, ये किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। किसका पिरामिड पढ़ा था हमने, ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड पढ़ा था। और ऑस्ट्रेलिया के इस जनसंख्या पिरामिड में हमने क्या देखा था, ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या पिरामिड में क्या देखा था, ये स्थिर जनसंख्या का पिरामिड है। किसका पिरामिड है ये, स्थिर जनसंख्या का पिरामिड है, स्थिर जनसंख्या पिरामिड है। और इसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही क्या होती हैं, कम होती हैं। स्थिर जनसंख्या पिरामिड में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही क्या पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं। तो ये स्थिर जनसंख्या, इससे संबंधित आपको उत्तर देने हैं। देखो पहला है इस पिरामिड का नाम लिखिए। तो इस पिरामिड का नाम का मतलब कौन से आकार का है, ये घंटी के आकार का पिरामिड या स्थिर जनसंख्या पिरामिड, क्या कहोगे इसको, घंटी के आकार का पिरामिड, या इसको आप कहोगे स्थिर जनसंख्या पिरामिड। इस पिरामिड की दो विशेषता में क्या है, यह है शीर्ष की ओर तो क्या होता जाता है, शुंडाकार। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, लगभग एक समान है। इस प्रकार के पिरामिड वाले देश एक तो ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्या हैं, स्थिर जनसंख्या पिरामिड वाले देशों का उदाहरण है। इसके बाद में आगे देखिए, ये आपका पिरामिड आया था, शुंडाकार पिरामिड है, जिसका शुंडाकार जो पिरामिड है इसकी विशेषता देखो, आधार इसका संकीर्ण होगा और इसका शीर्ष क्या होगा, शुंडाकार होगा। आधार संकीर्ण है, देखो ऐसे है, और ये शीर्ष है वो सूंड की जैसे, ऐसे सूंड होती है ना हाथी की, इस प्रकार से क्या होता जाता है, आगे से पतली और पीछे से क्या होती जाएगी, मोटी। और फिर देखो आधार क्या हो गया, संकीर्ण हो गया, आधार क्या हो गया, फिर वापस से संकीर्ण हो गया। तो किस प्रकार का पिरामिड है ये, शीर्ष आधार संकीर्ण और शीर्ष शुंडाकार।
प्रश्न क्या पूछा गया, इस पिरामिड का नाम बताओ। तो कौन सा है ये, ह्रासमान जनसंख्या, यानी जनसंख्या में क्या होगी, यहाँ कमी होगी। ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड है, जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी। विशेषता बताओ, इसका आधार क्या होता है, संकीर्ण होता है, शीर्ष क्या होता है, शुंडाकार। इसके बाद में अगली विशेषता हमने पढ़ी थी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ जनसंख्या वृद्धि या तो शून्य होगी या जनसंख्या क्या होती जाती है, घटती जाती है। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इस प्रकार के पिरामिड कौन कौन से देशों के बनते हैं, जापान का है, लेटविया का है, एस्टोनिया का है। जापान, लेटविया और एस्टोनिया में इस प्रकार के ह्रासमान जनसंख्या वाले पिरामिड पाए जाते हैं। तो आपका मतलब सिलेबस में जो बताया गया है सारा का सारा प्रश्न उसी के आधार पर हाँ करना जरूर है, अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। फिर है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है, विश्व में पाए जाने वाले व्यावसायिक संरचना के 4 प्रमुख वर्गों के उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। 4 प्रमुख वर्ग हमने पढ़े थे। व्यावसायिक संरचना का अर्थ हमने पढ़ लिया था कि कोई जो देश है किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत सक्रिय जनसंख्या के अनुपात को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। और इसके वैसे वर्ग कितने हैं, 5 हैं। मुख्य रूप से वर्ग कितने हैं इसके, 5 या आपके 4 दे रखे हैं, 5वां और ध्यान में रखेंगे। प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हमने देख लिए, द्वितीय के देख लिए, तृतीय के देख लिए, चतुर्थ के देख लिए। और जो पंचम क्रियाकलाप थे, कौन से क्रियाकलाप थे, पंचम क्रियाकलाप थे। इन पंचम क्रियाकलापों में परामर्शदाता ये और आ जाएंगे आपके पंचम क्रियाकलापों में। अगला आपका प्रश्न है, शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसरों ने किस प्रकार से आयु व लिंगानुपात को प्रभावित किया है। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो इन्होंने आयु को और लिंगानुपात को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो देखो इसमें क्या है, शिक्षा और रोजगार के बढ़ते अवसरों ने किस प्रकार से, शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसरों के कारण पुरुष जनसंख्या अत्यधिक प्रवास करती है, जिसके कारण आयु व लिंग संरचना गंभीर असंतुलन पैदा हो जाते हैं। अभी जो संयुक्त अरब अमीरात की बात थी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात UAE, इसमें लिंगानुपात कम होने का मुख्य कारण क्या था कि जो कार्यशील पुरुष जनसंख्या है वो जाकर के संयुक्त अरब अमीरात में बस गई है, अस्थायी रूप से उनका वहाँ प्रवास होता है। तो स्त्रियों की संख्या तो क्या है, कम है, और पुरुषों की संख्या क्या हो गई, रोजगार की वजह से वहाँ अधिक हो गई। गंतव्य स्थानों पर पुरुष जनसंख्या तथा 20 से 60 वर्ष की आयु के लोग अधिक हो जाते हैं, अर्थात उत्पादक जनसंख्या, जबकि उद्गम क्षेत्रों में आश्रित जनसंख्या, स्त्री जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई रोजगार के लिए पुरुष क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ का लिंगानुपात तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पुरुष जाएंगे तो पुरुषों की संख्या बढ़ेगी और स्त्रियों की संख्या घटेगी। और जिस स्थान को छोड़ करके जाएंगे उस स्थान पर स्त्रियों की संख्या तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए शिक्षा और रोजगार की वजह से या तो लोग किसके लिए जाएंगे, शिक्षा के लिए जाएंगे, या किसके लिए जाएंगे, रोजगार के लिए। तो शिक्षा और रोजगार की वजह से लिंगानुपात में क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। और इसका उदाहरण आपको बताया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात जो है, इस संयुक्त अरब अमीरात में 468/1000 यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 468 है। पुरुषों की संख्या किस लिए बढ़ी, रोजगार के लिए। किसके लिए बढ़ी है, रोजगार के लिए बढ़ी है। अगला देखो, आगे वाला प्रश्न है, किसी क्षेत्र का लिंगानुपात उस क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सूचक है। इस कथन को उचित तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो किसी देश का जो लिंगानुपात है ये उस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है इसका सूचक है, और साक्षरता है वो भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सूचक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये इसको आपको स्पष्ट करना है। यहाँ लिंगानुपात की परिभाषा आ गई। तो यहाँ देखिए, जिन क्षेत्रों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होगा, जिन क्षेत्रों में लिंग भेदभाव क्या होता है, अनियंत्रित होता है, वहाँ लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के क्या होगा, प्रतिकूल होता है। और जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या है, शिशु
हत्या है, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है, वहाँ भी लिंगानुपात क्या होगा, स्त्रियों के प्रतिकूल होगा। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है कि वहाँ की स्त्रियों या समाज का गिरता आर्थिक स्तर है, जिसके कारण समाज साक्षर नहीं हो पाता है और स्त्रियों के प्रति जागरूक नहीं हो पाता है। आगे वाला प्रश्न है आपका, नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, ये भी हमने नोट्सों में खूब चर्चा कर ली है, इसको आप देख लेंगे। देखो इन प्रश्नों के उत्तर आप बार बार देखेंगे तो आपको तभी जाकर के आपको अभ्यास होगा कि लिंग संगठन क्या होता है, साक्षरता है वो लिंग संगठन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, आयुलिंग संरचना है वो लिंग संगठन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, और जो ग्रामीण नगरीय संगठन है वो लिंग संगठन को किस पर, ये जो हमारा जनसंख्या संगठन है उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसीलिए आपके ये बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ डाले गए हैं। आयु संरचना जनसंख्या को किन विशेषताओं को दर्शाती है, ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया था, 0 से 14 वाला, और इसी के साथ से 15 से 59 का, 0 से 14 का, 60 से ऊपर का। इसके बाद में आपके ये बड़े क्वेश्चन हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। संसार के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन का उदाहरण खूब पढ़ा था हमने, और इसको आपको बताना है। एक आपका है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है, वही घूम करके आ रहे हैं सारे प्रश्न। लिंगानुपात कितना याद रखना है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, 990 स्त्रियां हैं। इसके बाद में कनाडा और फिनलैंड, विकसित देशों में ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन की हमने चर्चा कर ली थी। जनसंख्या का वर्ध होना, इसकी हमने चर्चा कर ली थी। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आने वाले 5 घटक कौन कौन से हैं, जिसमें एक तो हमने पढ़ लिया, देखो 5 घटक में आयुलिंग संरचना पढ़ लिया, लिंग संगठन पढ़ लिया, साक्षरता पढ़ लिया, ग्रामीण नगरीय संगठन पढ़ लिया और व्यावसायिक संरचना पढ़ ली। ये हैं आपके, और ये आपके आधारित प्रश्न हैं। रूस सहित एशिया के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में हैं, इसके लिए उत्तरदायी 3 कारक। भाई रूस जो है एशिया महाद्वीप का देश है, इसमें स्त्रियों की अच्छी व सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, पुरुष अल्पसंख्या में हैं, रूस में विकसित है, और विकसित देशों में लिंगानुपात क्या पाया जाता है, महिलाओं के अनुकूल पाया जाता है। स्त्रियों को प्राकृतिक रूप से पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि स्त्रियां क्या हैं, यहाँ की पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी होने के कारण उनको जैविक लाभ ज़्यादा मिलता है। स्त्रियों के साथ सामाजिक व आर्थिक भेदभाव नहीं होता है। स्त्रियों के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार ये भी नहीं है। ये ऊपर वाले हैं इसके, ये तो किसका है, प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि, ये हमने पढ़ा था ना, प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि स्त्रियों की स्थिति को किस प्रकार स्पष्ट करता है, 3 कारकों द्वारा स्पष्टीकरण दीजिए। तो इसमें था कि स्त्रियों को प्राकृतिक रूप से पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ है वो ज़्यादा प्राप्त होता है, परंतु सामाजिक तिरस्कार के कारण उनका ये जैविक लाभ है वो समाप्त हो जाता है। स्त्रियों के साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव किया जाता है, जिससे भी उनको सामाजिक हानि होती है। स्त्रियों के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार किया जाता है, इसके कारण भी जो उनकी सामाजिक हानि है वो अधिक होती है। अगला आपको प्रश्न दिया गया है कि क्रियाकलाप आपको स्वयं को करने हैं, ये क्रियाकलाप आपको खुद को करने हैं। ये प्रश्न आपको बता दिए गए हैं, उत्तर इनके साथ हैं, देख लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इनका बार बार अभ्यास कर लेंगे। पूरी हम चर्चा इसकी कर चुके हैं। अपनी कक्षा में उन सहपाठियों की सूची बनाओ। देखो क्रियाकलाप में क्या करना है, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले जो भी सहपाठी हैं उनकी सूची बनाओ, जिनके माँ बाप दोनों व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हैं, और उनके कार्यों व आर्थिक स्थिति पर क्या करें, चर्चा करें। देखो आपको सूची बनानी है, इसमें क्या बनानी है, आपको सूची बनानी है। और सूची किस प्रकार से बनानी है, आपको इस प्रकार से सूची बनानी है, जैसे आपने यहाँ एक तरह से आप टेबल बना लेंगे और इस टेबल में आप सूची बनाएंगे। इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर एक कॉलम तो इस प्रकार से क्रम संख्या का हो जाएगा, दूसरा आपके सहपाठी का नाम हो जाएगा और उसके माता का नाम हो जाएगा, फिर उसका पिता का नाम हो जाएगा, और जो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा ये बनेगा उसका क्रियाकलाप का। ये वाला जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, उसका क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का मतलब आर्थिक क्रिया, वो कौन सा काम करते हैं। यहाँ 1 नंबर, जैसे आपका मान लो कोई भी सहपाठी है और उस सहपाठी का नाम मान लीजिए कोई भी है, गोपाल है, श्यामलाल है,
जो भी वो आपका सहपाठी है उस सहपाठी का आप नाम लिख लेंगे। और सहपाठी का नाम लिखने के बाद में, सहपाठी का नाम लिख लिया आपने, कोई भी आपका सहपाठी है, और उस सहपाठी का क्या लिखेंगे, पहले 1 नंबर पर उसका नाम लिखेंगे। और 1 नंबर पर नाम लिखने के बाद में उसकी यहाँ माता का नाम, यहाँ पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर यहाँ पिता के नाम में खाली छोड़ देंगे, माता का नाम और पिता का नाम, फिर दोनों का यहाँ व्यवसाय लिख देंगे। माता क्या काम करती है, ओब्लिक लगा करके पिता क्या काम करते हैं। तो आप कम से कम 10 अपने सहपाठियों की सूची बनाना। 10 सहपाठियों की सूची बनाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उनके माता पिता हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं या द्वितीय के क्रियाकलापों में संलग्न हैं या तृतीय के क्रियाकलापों में संलग्न हैं। ये प्रश्न आपको करना है, समझ गए ना किस प्रकार से करना है। यानी कम से कम आपको अपने 10 सहपाठियों की सूची बनानी है, माता का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है। बाकी अगर आप माता का नाम नहीं भी जानते हैं तो ये कॉलम चाहे खाली रह जाएगा, पिता का नाम लिख लेना और उसका बना लेना। पिता को आप ज़्यादा जानते हैं तो पिता का नाम लिख करके, और उसमें पिता का व्यवसाय वो खेती करते हैं, इसका मतलब एक कॉलम और इंसर्ट कर लेंगे इसके साथ साथ। अगर पिता क्या करते हैं, खेती करते हैं तो वो आ जाएंगे, इसके आगे एक कॉलम और बनाएंगे तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा। अगर पिता क्या करते हैं, यहाँ मान लो जैसे पिता हैं वो क्या कर रहे हैं, खनन का काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो वो प्राथमिक क्रियाकलापों में आएगा। पिता जैसे मान लो कारीगर है, मिस्त्री है, तो द्वितीय क्रियाकलापों में आएगा। पिता जैसे मान लो व्यापार कर रहा है तो तृतीय क्रियाकलापों में आएगा। परिवहन का मतलब ड्राइवर वगैरह का काम कर रहा है तो तृतीय क्रियाकलापों में आएगा। इसके अलावा डॉक्टर है, अध्यापक है, वकील है, तो ये भी मतलब किसके अंतर्गत आएंगे, सेवा सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। आप बना करके डालना, और फिर आप कहाँ तक इस प्रश्न को कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो मेरे को लिख करके भेजना कि सर ये इनके पिता हैं, ये इस प्रकार का काम करते हैं, ये कौन सी आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आएंगे। ये आप एक ही क्रियाकलाप आपको यहाँ करना है। और ये आपका जो तीसरा चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। और जनसंख्या संगठन, जिसके प्रश्न उत्तर भी आपके कंप्लीट हो गए, पाठ्य पुस्तक के और हैं वो आपको और बता दिए जाएंगे। थैंक यू।